हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन चल रहे थे, चैप्टर नंबर 4। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। जरा देखते हैं क्या बोला है। इन्होंने कहा फिगर्स ए बी सी डी शोज वेरिएशन ऑफ फोर्स विद टाइम। तो ये चार फिगर हमको दी हुई है, ए बी सी और डी। देखो, ये फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ है चारों। अब इसमें पूछा है द इम्पल्स इज हाईएस्ट इन द फिगर। कौन सी फिगर में इम्पल्स सबसे ज्यादा है? बच्चों, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में टाइम। अब देखो, फोर्स इनटू में टाइम। अब फोर्स तो देखो वाई एक्सिस पे है और टाइम एक्स एक्सिस पे है। तो अगर एफ और टी का ग्राफ बनाते हैं हम, और मान लो वो ग्राफ ऐसा आया, तो फोर्स इनटू में टाइम का मतलब होता है इस ग्राफ का एरिया। एरिया का मतलब होता है फोर्स इनटू में टाइम। फोर्स इनटू में टाइम। तो ये फोर्स इनटू टाइम, ये एरिया आ गया। अब इन चारों में जो एरिया है वही इम्पल्स है। अब देखो, पहले वाले में एरिया इस ट्राइंगल का होगा, तो कितना होगा? हाफ इंटू बेस, 0 से लेके 1 तक 1 हो गया, और हाइट हाइट हो गई 0.5। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.5/2, तो 0.25। अब दूसरे वाले में देखो एरिया कितना बन रहा है, फोर्स और टाइम के ग्राफ का ये एरिया। तो ये एरिया हो जाएगा, ये तो एक रेक्टेंगल बन गया, ये वाली साइड तो 2 इंटू में ये वाली साइड, ये है 0.5। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा। चलो, अब इसमें तीसरे वाले में ये वाला, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस, 0 से लेके 1 तक का ये बेस हो गया ये 1, और हाइट हो गई 0.75। तो 0.75/2, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.3, और 3 के बाद इससे डिवाइड किया, और ये बन गया आपका 5 और आ गया, 0.375 आ गया, है ना। ये था 0.75, ये 375, आधा हो गया। चलो ठीक है, अब ऐसे इसका ये वाला एरिया, इसका कैलकुलेट कर लो। तो हाफ इंटू बेस, बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक 2, इंटू हाइट 0.5। ये इससे कटा तो ये आ गया 0.5। आप चेक करो, इन तीनों में सबसे बड़ा एरिया किसका है? तो इसका है 1। बाकी सारे नंबर तो 1 से छोटे हैं। तो इसका मतलब इन तीनों चारों ग्राफ में कौन से ग्राफ में हाईएस्ट इंपल्स है, जहां पे एरिया हाईएस्ट है? और एरिया हाईएस्ट है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसलिए इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्या दिया है इन्होंने। द फिगर रिप्रेजेंट द मोमेंटम टाइम ग्राफ। मोमेंटम टाइम ग्राफ, इधर तो मोमेंटम है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे टाइम है। फिर कहा पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एक्सिस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। एक पार्टिकल पे फोर्स लगाया तो वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चल रहा है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई द रीजन ऑन ग्राफ वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम। जहां पे फोर्स सबसे ज्यादा होगा। आपको ये तीन तरीके के, मतलब तीन वो दे रखे हैं ग्राफ के अंदर, तीन रीजन। पहला रीजन है यहां से यहां तक का, ये ए। कलर चेंज कर लेता हूं, उससे दिखाई देगा, ये वाला तो ए है, ठीक है। फिर ये वाला रीजन जो दे रखा वो है बी, और फिर ये वाला जो रीजन दे रखा है ये सी। इन तीनों रीजन के भी भीतर आपको ये पता लगाना है कि फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम होगा और कहाँ मिनिमम होगा। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? dp/dt। dp/dt चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही तो फोर्स कहते हैं। अब dp/dt क्या होता है? तो ये होता है सर स्लोप।
स्लोप इन पीटी ग्राफ, अगर मोमेंटम और टाइम का ग्राफ होगा तो उसके अंदर जो स्लोप होगा वो होगा डीपी बटे dt, मतलब फोर्स। तो इस ग्राफ के अंदर जो ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर जो स्लोप है वो फोर्स है। अब हमें ये पता लगाना है कि इन तीन अलग अलग रीजन में ए, बी और सी के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे कम स्लोप कहां होगा। जहां स्लोप सबसे ज्यादा होगा इसका मतलब वहां का फोर्स सबसे ज्यादा है, और जहां स्लोप सबसे कम होगा वहां का फोर्स सबसे कम है। अब आपको एक बात बता दूं मैं, स्लोप डिपेंड करता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है डीपी बटे dt, कह दिया आपने स्लोप। वैसे स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन थीटा, मतलब थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा और थीटा घटेगा तो स्लोप घटेगा। अब देखो पहले वाली लाइन में, ये वाली लाइन जहां पे मैं एरो घुमा रहा हूं, अगर इसका एक्स एक्सिस के साथ थीटा देखूं, थीटा 1 आ गया। ऐसे ही बी वाली लाइन इसको यहां मिला दो, इसका एक्स एक्सिस के साथ थीटा देखें तो थीटा 2 आ गया, और इसका एक्स एक्सिस के साथ थीटा देखें तो ये थीटा 3 आ गया। इन तीनों में सबसे कम एंगल कौन सा है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा 2। तो ये तो हो गया सबसे छोटा स्लोप, मिनिमम। जिसका एंगल छोटा होगा वो छोटा स्लोप होगा, और ये थीटा 3 सबसे बड़ा एंगल है तो ये हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स मिनिमम कहां है, बी वाले में, बी वाले रीजन में मिनिमम है, और मैक्सिमम कहां है तो सी वाले रीजन में मैक्सिमम। तो आंसर हो गया फोर्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम रेस्पेक्टिवली। कौन कौन से में, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम तो किस में है, सी में। तो सी किस में आ रहा, एक तो इसमें, तो ऑप्शन भी सी हो गया। इसमें देखो ये दे रखा, मैक्सिमम सी के अंदर है और मिनिमम बी के अंदर है, ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आसान सा सवाल था ये तो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सवाल क्या दिया है इन्होंने। ए मशीन गन ऑफ मास 10 kg fires 20 ग्राम बुलेट्स एट रेट 180 बुलेट्स पर मिनट। एक मशीन गन में से, देखो ये रही मशीन गन, ठीक है, और इसके अंदर से बुलेट निकल रही है लगातार। एक मिनट में कितनी बुलेट निकल जाती है, 180 बुलेट्स। 60 सेकंड में, एक मिनट का मतलब 60 सेकंड में 180 बुलेट्स निकलती हैं। तो एक सेकंड में निकलेंगी 180 बटे 60, मतलब 3 बुलेट्स। 3 बुलेट्स एक सेकंड में निकलेगी। चलो हमें एक सेकंड के लिए ही कैलकुलेशन करनी है, वजह क्योंकि हमें इसका जो, इसकी पीछे गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है वी, जिस स्पीड से ये पीछे हटेगी, तो वो मीटर पर सेकंड में निकालनी है, एक सेकंड में निकालनी है। तो इसीलिए हमें बुलेट भी पर मिनट नहीं बल्कि पर सेकंड यहां पे रखनी पड़ेगी। अब सोचो, ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। बुलेट का मोमेंटम पहले कितना था, अब इसमें रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो आप सीधे सीधे से कर सकते हो, और अगर सीधे याद ना हो तो फिर से याद दिला देता हूं। बुलेट आगे चलेगी v स्पीड से और पीछे हटेगी मान लो v डैश स्पीड से। बुलेट तो आगे चलेगी और गन पीछे हटेगी, तो दोनों का मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना। आप ये कह सकते हो कि फायर करने से पहले का मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर फायर इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर फायर। फायर करने से पहले दोनों रेस्ट में थी तो उनका मोमेंटम 0 था। फायर करने के बाद बुलेट तो आगे गई, बुलेट का मास है m और स्पीड है v, तो एक बुलेट का मोमेंटम तो ये हो गया। अब एक थोड़ा ही ना है, वो तो n बुलेट्स है। एक सेकंड में कितनी बुलेट निकली थी, 3, तो 3 बुलेट्स पर सेकंड। तो ये n बुलेट कह लो इनको, 3 को मैं n कह रहा हूं।
तो एक बुलेट का मोमेंटम तो mv है, तो n बुलेट्स का कितना होगा, n इंटू mv, और फिर प्लस ये तो बुलेट का मोमेंटम हो गया आगे की तरफ। अब गन पीछे हटेगी तो उसका मोमेंटम आ जाएगा गन का मास कैपिटल M, और पीछे हटने की उसकी स्पीड होगी माइनस का v डैश। इसे इधर ले आओ तो ये आ जाएगा कैपिटल M v डैश बराबर n m v। तो यहां से इसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी आएगी v डैश वो आ जाएगी n स्मॉल m v और बटे में कैपिटल M। देखो ये रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला सीधे भी लगा सकते हो आप कि गन पीछे हटेगी तो उसकी रिकॉइल वेलोसिटी होगी, अगर एक ही बुलेट निकलती इसमें से 1 सेकंड में, या ये कह लो कि एक ही बुलेट निकलती सिर्फ इसमें से, तो फिर तो हम m इंटू वी लेते खाली यहाँ ऊपर, लेकिन n बुलेट्स निकली 1 सेकंड में इसलिए n m v लिया हमने यहाँ पे, और बटे में बुलेट का इसका गन का मास। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, तो n की वैल्यू तो कितनी दे रखी, 3 बुलेट पर सेकंड, 3 m बुलेट का मास, तो बुलेट का मास दिया है इन्होंने 20 ग्राम, 0.02 कह दो इसको, कैसे समझ गए ना, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 20 ग्राम उसको लिख सकते हैं 20 बटे में 1000 किलोग्राम, तो ये हो गया 0.10 कट गई 0.02 kg, वही लिख दिया मैंने, इंटू वी वेलोसिटी, तो 100 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो गई, और बटे में गन का मास है 10 किलोग्राम, 10 से डिवाइड कर, इससे पॉइंट हटाओ, नीचे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, ऊपर रह गया 6 बटे 10, तो आंसर आ गया 0.6 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल आसान, 0.6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो अब तक आपने ऐसे सवाल तो किए होंगे कि जिसमें एक गोली या एक बुलेट निकली तो गन कितनी स्पीड से पीछे हटेगी ये पता चलता था। अब एक साथ अगर कई गोली निकलती है तो ये कैलकुलेट कर लो कि 1 सेकंड में कितनी गोलियां निकल रही है, उसके हिसाब से पीछे उसका मोमेंटम आ जाएगा, उसके पीछे हटने की स्पीड आ जाएगी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो क्या बोला है इसमें। इन्होंने कहा फोर्स एक्ट्स फॉर 20 सेकंड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg। देखो 20 किलोग्राम की एक बॉडी है, ठीक है, और उस पर 20 सेकंड के लिए एक फोर्स लगाया, मान लिया हमने F लगाया, t बराबर 0 से लेके और 20 सेकंड तक ये फोर्स लगा रहा, 20 सेकंड तक, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, कितना, फोर्स बटे मास, ठीक है। तो 20 सेकंड तक लगा, तो इस 20 सेकंड में शुरुआत में तो इसकी स्पीड 0 रही होगी, चलना शुरू किया जब, तो 20 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, मान लेते हैं v हो गई। तो क्या हम यहाँ पे इक्वेशन का यूज करके v की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल। इक्वेशन का यूज करके हमने v की वैल्यू निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाई, जिसमें टाइम हो और a हो और v हो। पहली इक्वेशन v बराबर u प्लस at लगा दी, v तो निकालना है, u हो गई इनिशियल स्पीड 0 है, a हो गया फोर्स बटे मास, और इनटू में टाइम t हो गया 20 सेकंड। अब फोर्स बटे में मास कितना है इसका, 20 किलोग्राम, और इनटू में 20, 20 से 20 कट गया, तो v की वैल्यू f के बराबर आ गई। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो, इन्होंने क्या दिया, अब इन्होंने कहा 20 सेकंड के बाद अब इस पे से फोर्स हटा लिया, मतलब इसकी स्पीड तो वही है v, और फोर्स हटा दिया अब हमने, ठीक है, और 10 सेकंड तक फिर से इसको चलने दिया, 10 सेकंड तक, तो 10 सेकंड तक ये चली, t बराबर 10, मान लो फिर से t बराबर 0 हमने शुरू कर दिया यहाँ से, और 10 सेकंड तक फिर से इसको चलने दिया, तो 10 सेकंड में ये 50 मीटर चली गई बॉडी, ठीक है। तो 10 सेकंड में अब फोर्स तो हट चुका है, तो अब एक्सेलरेशन तो इसमें होगा नहीं, एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। तो जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस बराबर
स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर, स्पीड कितनी है v और टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो v बराबर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू। अब v की वैल्यू 5 आ गई तो v की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो फोर्स आ गया v के बराबर, मतलब 5 न्यूटन। इसका मतलब इस बॉडी पर लगा हुआ जो फोर्स था वो कितना था, 5 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बच्चों। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं, क्या बोला है देखते हैं। इन्होंने दिया द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम टी इज गिवन बाय। किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर 10 टी आई कैप, 15 टी स्क्वायर जे कैप और 7 के कैप मीटर है। ओके, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, सीधी सी बात है फोर्स निकालना है। तो भाई साहब इसका एक बार डिफरेंशियल कर दो, डी आर बटे डी टी। पोजिशन का डिफरेंशियल होता है वेलोसिटी, करो डिफरेंशियल। 10 बाहर टी का हो गया 1 इंटू में आई कैप, 15 बाहर टी स्क्वायर का 2t जे कैप और 7 कांस्टेंट है तो 7 का हो गया 0 के कैप। तो ये आ गया सॉल्व करके वेलोसिटी 10 आई कैप 15 इंटू 2 30 टी जे कैप और ये तो 0। फिर दोबारा डिफरेंशियल कर दो, डीवी बटे dt। डीवी बटे dt होता है एक्सेलरेशन। अब 10 का तो हो गया 0 आई कैप, 30 इंटू में टी का हो गया 1 जे कैप, तो ये आ गया सॉल्व करके 30 जे कैप। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन को अगर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स आ जाएगा। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया 30 जे कैप। तो फोर्स आ गया कितना, मास 30 एम जे कैप। एक बात बताओ, ये फोर्स की डायरेक्शन पता चल रही है इससे में? हाँ बिल्कुल पता चल रही है, जे कैप है। 30 एम तो कांस्टेंट है और ये जो जे कैप है ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो आंसर हो गया जे कैप मतलब फोर्स की डायरेक्शन, और जे कैप का मतलब होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो आंसर आ गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट। तो ये तो बहुत ही इजी सा सवाल था, बस 2 बार डिफरेंशियल करना था। पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशियल वेलोसिटी वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशियल एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन में मास की मल्टीप्लाई करो फोर्स आ जाता है। तो बिल्कुल इजीली ये सवाल आपका हो गया। तो चलिए आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं हमारे। आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, कल की वीडियो बड़ी इसलिए थी क्योंकि उसके पहले क्वेश्चन को मैंने ज़्यादा डिटेल में समझा दिया था। चलो खैर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब आप कर ही दोगे। कल मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बिना टेंशन के सब काम कीजिए। ओके।